नमस्कार, मैं हूं अभिजीत केलकर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मेल्ट एंड पोर सोप बेसिस प्राइमरीली। बहुत ही दिल के करीब है ये सब्जेक्ट कि 2013 में जब हम लोगों ने ये काम चालू किया था कि वी वर दी फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडमेड कॉस्मेटिक्स इन महाराष्ट्र प्रोफेशनली। मुझसे पहले काफी लोग थे जो निजी तौर पे अपने घर पे इस तरीके के क्रीम्स या सोप्स या ये सब चीजें बनाते थे और अपने घर के लिए कहें या फिर चाहे कमर्शियल इस पे बनाते थे। लेकिन हम लोगों ने पहली बार इसको प्रोफेशनली लिया और उन सबको एक एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे इसको लगने वाले क्वालिटी रॉ मटेरियल्स जो हैं अफोर्डेबल प्राइजेस पे और अफोर्डेबल क्वांटिटी पे हम उनको उपलब्ध करा के दे सकते हैं। तो ये 2013 से हम लोगों ने शुरू किया था और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि केलकर फूड्स एंड फ्रेग्रेंसेस ये जो एक निश इंडस्ट्री है इसमें इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल नेम व्हेन इट कम्स टू रॉ मटेरियल सप्लाई। तो मेल्ट एंड पोर की अगर हम बात करें तो पहले तो हम लोग दो तीन चीजें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि ये चीज होती क्या है। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो मेल्ट एंड पोर सोप बेसिस क्या हैं, कैसे बनते हैं और बाजार में जो सोप्स अवेलेबल हैं उसमें और इनमें डिफरेंस क्या है, पहली चीज। और दूसरा कि फिर जब इनके क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करेंगे तो क्या पैरामीटर्स होना चाहिए और उसका निर्धारण किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं तो क्या होता है कि हम में से सभी ने किसी न किसी की शायद कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखी होगी, खुद की हो चाहे किसी और की भी हो। तो जो फैट्स रहते हैं बॉडी में उसको मेजर करने का तरीका है कि ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं दे आर बेसिकली ईस्टर्स। तो क्या होता है कि जो फैट हम लोग कहेंगे या तो फैट हो गया या और उसको रिफाइंड लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स या फिर ईस्टर्स, ठीक है। इनकी जब आपकी रिएक्शन होती है एक्वियस अल्कली के साथ में, एक्वियस मतलब उसमें इसका पानी का होना बहुत जरूरी है। तो उसकी जब एक्वियस अल्कली के साथ में रिएक्शन होती है जो दो तरीके के हो सकते हैं। आपका एक NaOH होता है, एक KOH होता है। और ये जो रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है कि आपका अल्कोहल बनता है और सोडियम पाल्मेटेट जिसे आप लोग आज सोप के नाम से जानते हैं। तो चूंकि ये जो रिएक्शन है इससे हमको सोप मिल रहा है तो हम इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन का नाम देते हैं क्योंकि इससे सोप बन रहा है। ग्लिसरॉल आप ऐसा समझ लीजिए कि ग्लिसरीन ही है, लेकिन ग्लिसरॉल एक्चुअली एक अल्कोहल है। और अगर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखेंगे, अगर थोड़ा डिटेल में अगर देखेंगे तो इट इज अ मोर रिफाइंड एंड मोर प्योरर फॉर्म ऑफ ग्लिसरीन। बट अभी के लिए हम यही समझ लेते हैं कि दिस इज नथिंग बट ग्लिसरीन। तो ये बेसिकली आपकी रिएक्शन है कि ये फैट है आपका, ट्राइग्लिसराइड्स है आपके, इनकी रिएक्शन आप एक्वियस अल्कली से करवा रहे हैं और आपका ग्लिसरॉल रिलीज हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है और सोडियम पाल्मेटेट बन रहा है जिसे हम सोप बेसिस के नाम से जानते हैं। अभी जो कमर्शियल सोप बनते हैं वो आपके बनते हैं सोप नूडल से। तो ये जो सोप नूडल का जो प्रकार है इसको 70-30 काफी बार या 80-20 या 90-10 के नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो ये क्या चीज होती है? तो जब हम 90-10 कह रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि 90% भाई उसमें पाम ऑयल है और 10% कोकोनट है। हम जब 70-30 बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि 70% पाम ऑयल है और 30% कोकोनट ऑयल है। तो एक 7-8 सालों पहले तक ये जो नूडल्स हैं ये हम लोग आयात करते थे। हम लोग मतलब एज इन इंडिया, मलेशिया या और बाहर के देशों से इसका आयात होता था। लेकिन अभी 5-6 सालों में ये अपने भारत में भी खुद ही मैन्युफैक्चर होने लगे हैं।
लेकिन उससे सोप बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपका एक्सट्रूडिंग मशीन और बाकी चीजें रहती हैं। तो उससे आप घर पे सोप नहीं बना सकते। काफी लोग आते हैं कि कहीं से उन्होंने सोप नूडल्स खरीद लिए और आ गए कि सर ये मेल्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उसका कारण ही यही है कि वो आपके घर पे बनाने के लिए नहीं है। उससे लक्स और हमाम बनेंगे तो उनको वहां पे रहने देते हैं। ये चीज हो गई आपकी सोप की। अभी नेक्स्ट इसमें हमें ये देखना है कि इसमें हम लोग क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, बनाना बहुत सिंपल है कि मेल्ट एंड पोर सोप बेसेस अवेलेबल रहते हैं, बाजार में आपको मिलते हैं। आप उन्हें लेते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद आपको उसमें जो भी डालना है, चाहे वो बोटेनिकल्स हो, कलर हो या और भी कुछ हो, वो डाल करके उसे मिक्स करके आप उसे मोल्ड में इस तरीके से पोर कर देते हैं। मोल्ड में पोर करने के बाद में जब ये सेटल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको आप डीमोल्ड करके आपका सोप बना लेते हैं। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया हो गई। जो बाजार के सोप है वो आप मेल्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आपने कभी कोल्ड प्रोसेस सोप्स लिए हो तो वो भी आप मेल्ट नहीं कर पाते, वो मेल्ट नहीं होते। क्योंकि उनमें और इनमें केवल एक फर्क है कि मेल्ट एंड पोर सोप बेस में इस तरीके का सॉल्वेंट डाला गया है जो कि उसको रीमेल्टेबल, जो उसकी प्रकृति है, वो उसे देता है। तो वो सॉल्वेंट की वजह से हम उसको बार बार मेल्ट कर सकते हैं और बार बार उसको फिर से सॉलिडिफाई कर सकते हैं। केवल यही फर्क हो जाता है इसमें। अभी इसमें क्वालिटी का निर्धारण कैसे हो, तो उस चीज को समझना जरूरी है। एक एक करके पॉइंट्स में आएंगे। तो पहली चीज देखते हैं आपके एडिटिव्स की। तो अभी एडिटिव्स का मतलब क्या हो गया? तो सोप बेस आपने लिया, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका एक ट्रांसपेरेंट बेस है, आपने ये ट्रांसपेरेंट बेस लिया और उसके बाद में इसके अलावा आप उसमें बाकी जितनी भी चीजें डाल रहे हैं और जो भी आप डाल रहे हैं, वो आपका कलर हो सकता है, फ्रेग्रेंस हो सकता है, एसेंशियल ऑयल हो सकता है, एक्सट्रैक्ट हो सकता है, उन सबको हम लोग एडिटिव की श्रेणी में ले लेंगे। तो एक चीज का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि एडिटिव्स आपके जितने ज्यादा होंगे, आपका लेदर जो है वो उतना ही कम होते जाएगा। एक तो इसका डिफरेंस ये है कि जो मार्केट में आपके सोप्स अवेलेबल हैं, उसमें जो ये क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके जो सल्फेट्स रहते हैं, SLES वगैरह रहता है, तो उनका काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है और वो चीज है जो आपको झाग देती है। अभी हम लोग तो यहाँ पर सल्फेट्स या पैराबीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो झाग पैदा करने वाले केमिकल्स हैं, हम लोग उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से इसका जो लेदर है, इसका जो झाग है, वो कभी भी आपके जो कमर्शियल सोप्स हैं उनसे कम ही होगा और होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य बनाना है तो फिर आप कमर्शियल में जाइए ना, आप केमिकल में जाइए ना, फिर आप हैंडमेड में आ ही क्यों रहे हैं? तो ये काफी लोग आके बोलते हैं, इन लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि अरे हम लोग को उतना अच्छा झाग नहीं मिल रहा है, तो मैं काम करते हैं SLES डाल देते हैं। तो अगर SLES डालना ही है तो फिर गोदरेज ने क्या बिगाड़ा है आपका? तो डालिए, वो सब भी आप यूज ही कर सकते हैं ना। फिर हम लोग जितनी कोशिश है उतना दूर होने का प्रयत्न है हार्मफुल केमिकल से। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, या कोई भी अगर ये बात कहता है, मैं काफी एडवर्टाइजमेंट्स देखते रहता हूँ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कि 100% ऑर्गेनिक सोप्स या 100% हर्बल सोप्स, तो मैं बताऊं ये चीज सर्वथा गलत है। क्योंकि अल्कली का उपयोग के बिना आप फैट को कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं सोप में, और अल्कली इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब आप इनऑर्गेनिक चीज का उपयोग करके उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज लिखना, ये मुझे लगता है कि ये मिसलीडिंग है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस तरीके के फॉल्स क्लेम नहीं होने चाहिए। आपने अगर कोई ऑर्गेनिक ऑयल डाला है या बटर डाला है या इस तरीके से आपने कुछ उपयोग किया है, तो आप ये जरूर लिखें कि दिस कंटेन्स ऑर्गेनिक लैवेंडर, ऑर्गेनिक शिया बटर और वट एवर, बट यू कैन नॉट से दैट दिस सोप इज 100% ऑर्गेनिक सोप। तो ये पहले समझ लें। तो हम लोग यहाँ पे एडिटिव्स में है।
एडिटिव्स में जैसे मैंने बताया कि आप ये पकड़ के चलें कि जो आपके एडिटिव्स हैं उनका परसेंटेज आपके सोप के हिसाब से बहुत ज्यादा 2 या 3%, वो भी मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बोल रहा हूँ, क्यूमुलेटिव मतलब आपकी फ्रेग्रेंस, कलर, पिगमेंट, एक्सट्रैक्ट, बोटानिकल, एसेंशियल ऑयल सब मिला करके ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें एडिटिव्स की श्रेणी में आ गई है। ये सारी चीजें मिला करके ये इनका टोटल परसेंटेज 2 या 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो लेदरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी और कम होती चली जाएगी। तो ये चीज को आपको समझना होगा। ऐसे काफी सोप बेसेस बाजार में अवेलेबल हैं जो कि क्लेम करते हैं कि नहीं हमारा लेदर बहुत ज्यादा है। अगर इस तरीके से क्लेम हो रहा है तो आपको ये देखने की जरूरत है कि भाई उसमें क्या मिला हुआ है, पहली चीज। अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि फैट की रिएक्शन हो रही है या फिर ईस्टर्स की, टू बी मोर स्पेसिफिक, रिएक्शंस हो रही है। तो अभी इसमें ये कहां से आ रहा है फैट? क्या हम टैलो फैट मतलब कि एनिमल फैट का उपयोग कर रहे हैं? वैसे इंडिया में उसका चलन काफी कम है तो जनरली नहीं होता है, लेकिन केमिकल बेस्ड का उपयोग काफी है। तो अगर मैं अपने सोप बेस की प्राइस कम करने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स से भी मुझे फैट मिल रहा है, तो हमारे जो सोप बेसेस हैं वो सारे के सारे वेजिटेबल फैट से ही बने हुए हैं। उनको अगर मैं जहां रिप्लेस करना चालू कर दूं केमिकल बेस से, वहां पे मेरी प्राइस कम कम आना चालू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि वेजिटेबल फैट आपको किस तरीके का फैट चाहिए है, किस तरीके का सोप चाहिए है। आप ज्यादा नेचुरल में जाना चाहते हैं, वेजिटेबल ऑयल से बने हुए फैट का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उस क्वालिटी के सोप बेस खरीदिए। और अगर आप केमिकल वाला ही यूज करना चाह रहे हैं तो आगे मैं फिर बोलूंगा कि भाई गोदरेज ने क्या बिगाड़ा है, उनके यूज कीजिए, फिर इसमें आना ही क्यों है आपको। तो ये एक चीज हो गई। एक दूसरी चीज है कि इसमें काफी लोगों का पूछना होता है कि हम लोग जो एक्सट्रैक्ट है ये कितना डालें। तो मेरे हिसाब से कि इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का तरीका थोड़ा दूसरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझते हैं कि बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है और मैंने आपको एक क्रोसिन की गोली दे दी। आपने क्या किया कि उसके 4 टुकड़े कर लिए और 1 टुकड़ा खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो भी क्यों खाया भाई। यहां पे यही है कि एक्सट्रैक्ट कितना डालना चाहिए ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उस एक्सट्रैक्ट का उपयोग मैं कितने परसेंट में करूं कि जाकर के मुझे उसका जो बेनिफिट है, जो उसका इंटेंडेड थेरेपेटिक बेनिफिट है, वो मेरे स्किन को, मेरे शरीर को मिले, ये जानना महत्वपूर्ण है। आपको अगर फॉर एग्जांपल कि लेट्स से आंवला एक्सट्रैक्ट या टर्मरिक एक्सट्रैक्ट अगर मैं बोलूं कि 5% डालना जरूरी है, 5% जब आप उसका डोज है, 5% जब आप डालेंगे तो आपकी शरीर को जो या आपकी स्किन को जो ग्लो है या व्हाटएवर जो भी इंटेंडेड थेरेपेटिक एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगी। लेकिन जब मैंने 5% डाल दिया तो जैसे मैंने बताया कि फिर लेदर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करना है ये एक अलग विषय है, वो आपको अपने स्तर पे देखना होगा कि लेदर कम भी है लेकिन अगर बेनिफिट ज्यादा है तो उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट की थेरेपेटिक वैल्यू डिलीवर होने के लिए डोज कितना होना चाहिए, तो जाकर के उतना परसेंटेज में अगर आप यूज करेंगे तो सामने वाले को जो भी आप बेनिफिट आपके सोप के ऊपर क्लेम कर रहे हैं वो मिलेगा। नहीं तो चौथाई टैबलेट खाने से सर दर्द नहीं जाने वाला है, ये चीज समझना है। उसके बाद में जैसे एक ये है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल ऑयल यूज करना बेहतर है या फिर फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करना बेहतर है। तो एसेंशियली मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा ये मानना है कि जो भी वॉश ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपके सोप आपका वॉश ऑफ प्रोडक्ट है, आप बाथरूम में जाते हैं और मुझे लगता है कि हार्डली आपके शरीर पे कुछ सेकंड्स के लिए सोप रहता है, ठीक है। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि एसेंशियल ऑयल जितने भी हैं दे आर वोलेटाइल इन नेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही काफी है
उनको डिफ्यूज करने के लिए, राइट। आपने ये शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं तो चाहे तो करके देखें कि अगर प्योर एसेंशियल ऑयल है, अगर आप उसको एक रुमाल पे ले लेते हैं व्हाइट कलर के, मोस्ट ऑफ दी, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ दी ऑयल्स अगर आप ले लेते हैं एक आध ड्रॉप अगर, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एक आध मिनट में वो पूरा उड़ के चला गया विदाउट स्टेन छोड़े। तो एसेंशियल ऑयल को अपना नॉर्मल टेम्परेचर ही काफी है। अभी जब आप सोप में एडिशन करते हैं तो सोप का टेम्परेचर क्या होगा, कुछ मुझे लगता है शायद 70-80 या पता नहीं उससे भी ज्यादा। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब आप एसेंशियल ऑयल उसमें डाल रहे हैं मेल्ट होने के बाद में, तो क्या हो जा रहा है कि आपका आधा ऑयल तो वहां पे उड़ गया, पहली चीज। दूसरा, जब वो आपके कस्टमर तक पहुंचाया है, जब आप तक भी पहुंचा, आपने आपके बाथरूम में उसको रोज तो पैक नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही खुला रखा हुआ है। खुला रखा हुआ है मतलब वो हो सकता है कि एयर तो एक्सपोजर है ही, उसको हो सकता है कि धूप का भी एक्सपोजर हो। तो वो एसेंशियल ऑयल अंत तक आपके सोप में कितना बच रहा है। तो आई हैव माई ओन डाउट्स इन दिस। तो मुझे लगता है कि एसेंशियल ऑयल का मार्केटिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें कि इफ यू हैव टू क्लेम कि भाई मेरे सोप में एसेंशियल ऑयल है, तो आप चाहे तो जरूर कर लें, बट अदरवाइज उसका यूज करने के बाद उस एसेंशियल ऑयल का जो थेरेपेटिक बेनिफिट है वो आपके स्किन को मिलेगा। आई हैव माय डाउट्स इन दैट। फिर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रेग्रेंस जो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यूजली मैंने इसमें देखा है कि होता क्या है कि आदमी जब आपके स्टॉल पे अगर आते हैं या आप देखते हैं, तो जब हैंडमेड की बात होती है तो आदमी उठा करके लेबल नहीं पढ़ता, पहले स्मेल देखता है, जो आपको सस्टेनेबली और लॉन्ग कि पूरा साबुन खत्म होने तक आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी फ्रेग्रेंस से। आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल और फ्रेग्रेंस का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एसेंशियल ऑयल को एक एंकर मिल जाएगा, तो वो ज्यादा देर तक भी टिकेगा। ये भी कितना मिक्स करना है, 70-30 या 10-90 या 90-10, व्हाटएवर, वो आपकी मर्जी है, आप उसको किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरी चीज है आपकी फ्रेश बोटेनिकल्स। तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि काफी यूट्यूब चैनल्स पे या फिर जनरल इसमें मैं देखा है कि काफी लोग सिखाते भी हैं कि फ्रेश रोज पेटल्स डाल दिए या गेंदा की डाल दिया और भी कुछ डाल दिया। तो ये कुछ दिन तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यकीन मानिए कुछ दिनों में ये डिग्रेड होने वाला है, और जब ये होगा तो वो पत्तियां खुद तो खराब दिखेंगी दिखेंगी और आपके सोप को भी खराब करेंगी। तो कोई भी फ्रेश एलोवेरा आपने कट करके डाल दिया है या फिर कोई पत्ती डाल दी है, फूल डाल दिया है, तो कोई भी ऐसे जो फ्रेश बोटेनिकल्स हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। ये आपके सोप को केवल खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसमें एक और चीज मुझे बताना था एडिटिव्स में, कि मैं देखता हूँ काफी लोगों को कि जैसे उन्होंने सोप बेस बनाते टाइम पे या सोप बेस से साबुन बनाते टाइम पे आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और या बटर्स हैं, मालूम पड़ा चम्मच भर 2-2 चम्मच ऐसे करके उन्होंने ये चीजें डाल दी। तो जैसे मैंने बताया है, वो आप याद रखिए कि जितना एडिटिव का परसेंटेज ऊपर जाएगा आपका लेदर उतना ही नीचे आते जाएगा। इस चीज में कहाँ इक्विलिब्रियम बनाना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन जितना ज्यादा कैरियर ऑयल्स या बटर्स का इस्तेमाल आप करेंगे उतना आपको लेदर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में नेचुरल से मेरा मतलब है कि जो फैट्स हम लोग ले रहे हैं वो नेचुरल की, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह। तो जब नेचुरल ऑयल से आपका सोप बनता है, उसमें दो बहुत ज्यादा शिकायतें जो आती हैं वो आती है आपके स्वेटिंग की। मानसून में तो मतलब इसको बोलते हैं ना, वो वीपिंग सोप में बदल जाता है कि रोते रहते हैं सोप, पानी टपकता रहता है। यकीन मानिए ये चीज उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल से आपके ये बना रहे हैं तो ग्लिसरीन रिलीज हो रहा है। सेल्फ रिलीज जो ग्लिसरॉल है वो आपके सोप बेस में है और एडिशनल भी डाला हुआ है। ग्लिसरीन इज अ ह्यूमक्टेंट
और वो पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी खींचता है, और वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो चूंकि उसका प्रमाण आपके बेस में ज्यादा है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं उसे पूरा निकाल दूंगा, आपका स्वेटिंग बंद हो जाएगा। लेकिन फिर निकाल देने से उसमें और फिर मेरे हमाम में या सिंथॉल में क्या फर्क रह गया? तो जहां पे आपको अच्छी चीज चाहिए है, वहां पे आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके भी तरीके हैं स्वेटिंग कम करने के और हार्डनेस बढ़ाने के। ऑफ कोर्स आपकी जो सोप की हार्डनेस है वो कम हो जाती है, विच इज अगेन अ फैक्टर विच लीड्स टू दिस। तो इसके लिए आप क्या करें कि बीजवैक्स है या फिर स्टेरिक एसिड है, ये 0.5 to 1% के बीच में अगर आप अपने बेस में जब उसको मेल्ट कर रहे हैं तब उसके साथ में अगर मिक्स करते हैं तो आपका सोप ज़्यादा हार्ड होगा और आपकी स्वेटिंग वगैरह जो है वो कम हो जाएगी। कुछ लोग सॉल्ट बेस्ड सोप भी बनाते हैं कि इप्सम सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट डाल दिया आपके बेस में। तो कभी भी ध्यान रखिए कि बारिश का मौसम है, उस टाइम पे अगर सॉल्ट बेस्ड अगर आप सोप बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और पूरे वातावरण में पानी ही पानी है, आपका सॉल्ट भी है, ग्लिसरीन भी है, सब मिला करके पानी खींचेंगे, आपके सोप की बैंड बच जानी है। तो उस पीरियड में अगर आपको अवॉइड कर सकें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोगों ने एडिटिव्स किया, लेदर कवर कर लिया, सेटिंग हार्डनेस हो गया और आपके एडिटिव्स हो गए। एक चीज़ और है, लिक्विड बेस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोग आते हैं कि आपके पास कैस्टाइल सोप है क्या, या कैस्टाइल का मतलब अगर पूछो तो बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या है। तो देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि सोप जो है, ये टर्म या ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारे यहाँ यूरोप से आया है। हम लोग तो सोप से नहीं नहाते थे, हम लोग हल्दी और चंदन से नहाते थे। अभी हम लोग हल्दी और चंदन के गुण वाले साबुन से नहाते हैं। सोप ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ यूरोपियन देशों से आई हुई है। अच्छा, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, आपकी जो जहाँ आपकी पैदावार है, वहाँ की आसपास की जो चीज़ें हैं जो प्रकृति ने आपको दी हैं, वो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी यहाँ पे हुआ क्या कि यूरोप में ऑलिव ऑयल का चलन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऑलिव ऑयल की बहुत ज़्यादा बहुतायत है, ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी उन लोगों ने ऑलिव ऑयल से सोप बनाना शुरू किया और वहाँ से ही ये पूरी दुनिया में फैला। अभी टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अभी आप ये तो जानते हैं कि फैट से आपका साबुन बन रहा है, राइट? तो अगर यहाँ पे आपके जो 80% फैट है वो अगर आपके ऑलिव से आ रहे हैं, रेस्ट 20% कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कैस्टर और पाम और कोकोनट और व्हाटएवर। लेकिन अगर 80% आपके फैट्स जो हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साबुन बनाने में, अगर वो ऑलिव ऑयल से ही आ रहा है, then only technically you can call it as castile soap। ठीक है? और वहीं पे अगर जो आपके फैट्स हैं वो 60% ऑलिव से आ रहे हैं, रेस्ट 40% और कोई फैट हो सकता है, आपका आलमंड है या फिर होगा है या व्हाटएवर। तो 60% अगर आपका ऑलिव ऑयल का फैट कंटेंट है तो वो बेस्टाइल हो गया, 80% है तो वो कैस्टाइल हो गया। अभी इसको इसी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करने की मुझे लगता नहीं हमें जरूरत है। हमारी जलवायु, हमारा रहन सहन, हमारा सब चीजें अलग है, हम लोग यूरोपियन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास में जो चीजें हैं, जैसे नारियल तेल है या फिर सीजम ऑयल है, तो मुझे लगता है कि इन तेलों का इस्तेमाल करके अगर हम लोग अपने सूप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे बजाय ऑलिव ऑयल की, जो कि हम लोग फॉरेन से न समझे हुए एज सच ही कॉपी करते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जो सीखा है सब आप लोगों से ही सीखा है।
कहीं पे हो सकता है आपको मेरे व्यू कॉन्ट्राडिक्टरी लगे या कहीं पे आप मुझे करेक्ट करना चाहें, जो भी हो, कुछ पूछना चाहें तो आप सभी का वेलकम है। आप कमेंट में मुझे लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।